हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। कल हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ये आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारे वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में जो मैंने इंक्लूड किया है वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो आप लोगों के इस 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने जैसे कि इसमें टिक नहीं लगा रखे तो क्वेश्चन का अब खुद को आंसर ज़रूर मतलब कोशिश करना कि आंसर देने की, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन ठीक हुए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फिलेरियासिस। फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं कार्बामाजिपिन, डाइथाइल सक्सीमाइड, डाइथाइल कार्बामाजीन एंड कार्बिमाजोल। तो इनमें से क्या आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर है डाइथाइल कार्बामाजीन। जो डाइथाइल कार्बामेजीन है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? फिलेरियासिस के लिए। जो फिलेरियासिस होती है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उच्चेरिया बैंक्रोफ्टी होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डाइथाइल कार्बामेजीन होती है। इसको हिट्राजन भी इसका ब्रांड नेम होता है, हिट्राजन भी बोलते हैं इसको। तो ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसमें जो ये कार्बामाजिपिन है, कार्बामाजिपिन ये क्या है? ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है कार्बामाजिपिन। और इसमें जो ये कार्बिमाजोल मैथिमाजोल ये सब क्या होती है? एंटी थायरॉइड ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एंटीबायोटिक विच कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। एंटीबायोटिक विच कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ऑप्शंस आर जेंटामाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, क्लोरामफेनिकोल, एमिकेसिन। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सी एंटीबायोटिक है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है? तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन ये तो एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा। ये होती है क्लोरामफेनिकोल। जो क्लोरामफेनिकोल होती है इसका साइड इफेक्ट होता है ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसका क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। और इससे क्लोरामफेनिकोल से बोन मैरो डिप्रेशन भी हो जाती है। क्लोरामफेनिकोल क्या होती है? क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। क्लोरामफेनिकोल क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। और इसकी जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम है। एक तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो इसे अच्छे से याद रखना है। और इसमें इसके और ऑप्शंस देखते हैं। जेंटामाइसिन क्या है? ये एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब। एमिकेसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन ये क्या होती है? एंटी कैंसर, ये एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ते हैं उनमें आती है ये डॉक्सोरूबिसिन। तो कल हमने डिस्कस किया था ये डॉक्सोरूबिसिन और डोनोरूबिसिन जो कौन से उस पे कौन सी फेज़ पे एक्ट करती हैं। तो एक तो ये एस फेज़ पे एक्ट करती है। एस फेज़ में तो सभी हाँ, ये जो डॉक्सोरूबिसिन है ये तो एस फेज़ में ही एक्ट करती है, क्योंकि डोनोरूबिसिन थी जो डोनो थी ना, डोनो से 2 याद किया था हमने। डोनोरूबिसिन थी वो 2 फेज़ में, एक तो एस फेज़ में और एक G2 फेज़ में एक्ट कर रही थी मतलब। और ये जो डॉक्सोरूबिसिन है ये एस फेज़ स्पेसिफिक होती है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इज एसिटाजोलामाइड इनिबिट द एंजाइम। एसिटाजोलामाइड इनिबिट द एंजाइम। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसका आंसर क्या होगा? एसिटाजोलामाइड किस एंजाइम को इनिबिट करता है? कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को एसिटाजोलामाइड इनिबिट करता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी कर लिया काफ़ी बार ये क्वेश्चन। तो एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक बात और याद रखने, कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो है ये जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है, ठीक है। इसमें जिंक मेटल प्रेजेंट होती है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम होता है। और इसमें क्या है और ऑप्शन देखें तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर देखें तो कौन सा होता है? फोमीपिजोल। ध्यान रखना, एक तो फ्लूमाजीनिल होती है, एक फोमीपिजोल, इनमें कंफ्यूज नहीं होना।
जो फॉर्मिपिजोल है वो तो अल्कोहल डिहाइड्रोजन इनहिबिटर है। फ्लूमाजिनिल जो है वो बेंजोडाइजिपिन एंटागनिस्ट होता है फ्लूमाजिनिल। ठीक है, तो फॉर्मिपिजोल को फॉर्मी में, जैसे फॉर्मिपिजोल है तो उसमें फॉर्मिपिजोल, इसमें ओ है ना, फॉर्मिपिजोल में ओ आ रहा है, तो इस ओ को इस अल्कोहल से इसको कनेक्ट करके इसको हम याद रख सकते हैं। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर तो फॉर्मिपिजोल होता है। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर कौन सा होता है? डाइसल्फिराम होता है, वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी थायरॉयड ड्रग? तो इनमें से है कौन सी एंटी थायरॉयड ड्रग नहीं है? ऑप्शंस आर कार्बिमाजोल, लीवोथायरोक्सिन सोडियम, प्रोपाइलथायोउरासिल आयोडीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। जो लीवोथायरोक्सिन है ये एंटी थायरॉयड नहीं होती ड्रग, ये तो जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो इसको लीवोथायरोक्सिन को इनको देते हैं ये। तो इसमें से इसका आंसर जो एंटी थायरॉयड ड्रग है वो कौन सी है? ये कार्बिमाजोल होती है, मैथिमाजोल होती है, एक ये प्रोपाइलथायोउरासिल, ये सब क्या होती है? एंटी थायरॉयड ड्रग होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लीवोथायरोक्सिन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग विच कंटेन कैटिकोल न्यूक्लियस? कौन सी ड्रग है जिसमें क्या होता है? कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो कौन सी ड्रग है इनमें से? ऑप्शंस क्या है? नोरएड्रेनालिन, सॉरी ये थोड़ा सा उड़ गया ये। नेक्स्ट इसका ऑप्शंस क्या है? नोरएड्रेनालिन, एफेड्रिन, फिनाइलेफ्रिन और सुडोएफेड्रिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कैटिकोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब जो एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो कुछ कैटिकोलामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर होगा नोरएड्रेनालिन। जो एड्रेनालिन है, नोरएड्रेनालिन है और डोपामिन, ये क्या होते हैं? कैटिकोलामिन्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नोरएड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी? तो इसके ऑप्शंस हैं टैमोक्सिफिन, आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, क्लोमिफिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्लोमिफिन। इसने पूछा एंटी एस्ट्रोजन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में क्लोमिफिन यूज़ करते हैं। और ये आइबुप्रोफन, नेप्रोक्सन, ये क्या होते हैं? ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। जो नसेट्स पढ़ते हैं हम, एनसेट्स, उसमें आती हैं ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होती है। आइबुप्रोफन, कीटोप्रोफन, नेप्रोक्सन, फ्लोरबीप्रोफन, ये 4 ड्रग आती है उसमें। नेक्स्ट और टैमोक्सिफिन, ये कैंसर में यूज़ होती है। टैमोक्सिफिन, टोरिमिफिन, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर ड्रग्स पढ़ते हैं, उनमें एंटी कैंसर ड्रग्स में आती है टैमोक्सिफिन और टोरिमिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज हेल्पफुल इन ओवरडोज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, आइडेंटिफाई इट। ऑप्शंस हैं इसके फिनोबार्बिटोन, मॉर्फिन, फेनिटोइन, कैफीन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एल्कलिनाइजेशन ऑफ ड्रग इज हेल्पफुल इन ओवरडोज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, तो ये होगा फिनोबार्बिटोन। जो फिनोबार्बिटोन होती है ये एसिडिक ड्रग होती है। तो एसिडिक ड्रग को अगर हमें क्या करना है, मतलब एक्सक्रीट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? यूरिन को क्या करना पड़ता है? एल्कलिनाइज कराना पड़ता है, मतलब उसकी बेसिसिटी बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि ये एसिडिक ड्रग है तो यहाँ पर ये मतलब बेसिसिटी ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? ये यूरिन में क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। फिर आयोनाइज होने के बाद क्या होता है? फिर ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाती और ये क्या होती है? एक्सक्रीट हो जाती है। और अगर अगर एसिडिफिकेशन बोले तो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन इन हेल्पफुल इन ओवरडोज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग, तो उसमें क्या होगा? एसिडिफिकेशन करेंगे तो बेसिक ड्रग होगी। जैसे कोई बेसिक ड्रग है मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? बेसिक ड्रग है। तो इसकी अगर हमें करना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? यूरिन को उसकी क्या करेंगे? एसिडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि जो ये जो बेसिक ड्रग होंगी वो तो जो जो बेसिक, जैसे ये एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग तो होती है जो अगर अल्कलाइन यूरिन होगा तो उसमें क्या हो जाती है? ये आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज होने के बाद ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाती और एक्सक्रीट हो जाती है। और अगर नॉन आयोनाइज ड्रग होती है, नॉन आयोनाइज ड्रग क्या होती है? अब्जॉर्ब हो जाती है। क्योंकि हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग क्या होनी चाहिए? नॉन आयोनाइज होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट इज ये फेनिटोइन किस में? ये एपिलेप्सी में पढ़ते हैं। फेनिटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट
इसमें कौन सा है एंटीडोट इसका? तो ऑप्शंस हैं फाइसोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, प्रेलिडोग्जाइम, पिलोकार्पिन। इसका आंसर क्या होगा? प्रेलिडोग्जाइम। जो प्रेलिडोग्जाइम होता है ये एक ऑक्जाइम होता है, इसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में देते हैं। तो ये क्या होता है? एंटीडोट होता है किसकी ट्रीटमेंट के लिए? ऑर्गेनोफॉस्फोरस, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, जो मेलाथियोन पैराथियोन ये सब होते हैं, इनकी पॉइजनिंग में एंटीडोट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में क्या है? एंटीडोट प्रेलिडोग्जाइम। ये फाइसोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन ये सब क्या होते हैं? ये एंटीकोलाइनेस्ट्रेज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीकोलाइनेस्ट्रेज होते हैं। और ये रिवर्सिबल एंटीकोलाइनेस्ट्रेज होते हैं। फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पाइडोस्टिग्मीन, इसमें ये सब ड्रग आती है। पिलोकार्पिन जो है, पिलोकार्पिन को किसमें? ग्लूकोमा में देते हैं। ये ये कोलिनर्जिक ही है, ये भी कोलिनर्जिक, ये कोलिनोमिमेटिक भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर? तो ऑप्शंस हैं कार्बिडोपा, बेंसीराजाइड, लीवोडोपा एंड बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका आंसर? सोच लिया होगा आप लोगों ने अभी तक। तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिलता तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार उसका आंसर सोच सकते हैं, फिर उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें से कितने क्वेश्चन, 15 में से मेरे कितने क्वेश्चन ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं आप लोगों के। तो इसका आंसर क्या होगा? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर कौन सा है? ये कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड दोनों ही क्या होती है? डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होती है, कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड। ये जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर है ये किस में पढ़ते हैं हम? जो एंटी पार्किंसंस ड्रग है ना, पार्किंसोनिज्म में जो ड्रग यूज़ करते हैं उसमें आती है ये। क्योंकि पार्किंसोनिज्म में जैसे ये लीवोडोपा है, ये क्या होती है? प्रोड्रग होती है। लीवोडोपा क्या होती है? प्रोड्रग है। ये पार्किंसोनिज्म में देते हैं लीवोडोपा। तो लीवोडोपा क्या होती है? प्रोड्रग होती है। तो लीवोडोपा को जब उसमें पार्किंसोनिज्म में अगर लीवोडोपा को देते हैं तो लीवोडोपा क्या होती है? ब्रेन में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट होती है। और पार्किंसोनिज्म में यही होता है, डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हमें डोपामिन का लेवल बढ़ाना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे लीवोडोपा दी तो वो क्या होती है? वो ब्रेन में जाएगी तो डोपामिन में कन्वर्ट होगी, क्योंकि डोपामिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। तो इसलिए इसकी प्रोडक्ट देता है लीवोडोपा। और फिर अगर ये लीवोडोपा होता है इसका ना डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले ही ब्रेन में एंटर होने से पहले ही अगर इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो वहाँ डोपामिन बन जाएगा। तो डोपामिन फिर वो तो ब्रेन में एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा है ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है ये कार्बिडोपा। तो ये पेरिफ्री में क्या करेगा? इसका डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट कर देगा। तो लीवोडोपा का डोपामिन में कन्वर्जन पेरिफ्री में नहीं होगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन में एंटर कर जाएगा। और ब्रेन में एंटर करने के बाद उसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और पार्किंसोनिज्म में यही चाहिए होता है, डोपामिन का लेवल हमें बढ़ाना होता है, क्योंकि डोपामिन का लेवल कम हो जाता है पार्किंसोनिज्म में। तो ये कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड होता है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होते हैं। ये इनको पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर भी बोलते हैं, क्योंकि पेरिफेरी में एक्ट करती है, सेंट्रली एक्ट नहीं करती है ये दोनों ड्रग। और इनका वैसे अगर खुद का देखें तो कोई यूज़ नहीं, अगर खाली देंगे तो कुछ यूज़ नहीं है इनका। इसका लीवोडोपा के साथ ही इसका, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो को कैरल डोपा के नाम से आता है। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन होता है को कैरल डोपा। नेक्स्ट, फिनाइल ब्यूटाजोन ऑन मेटाबोलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू, ऑप्शंस हैं इनएक्टिव मेटाबोलाइट, हाईली टॉक्सिक मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट, एनी ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? जो फिनाइल ब्यूटाजोन है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। क्या बनता है? एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। तो इसका मेटाबोलाइट होता है ऑक्सीफन ब्यूटाजोन होता है। इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कौन सा होता है? ऑक्सीफन ब्यूटाजोन। और ये फिनाइल ब्यूटाजोन पायराजोलोन डेरिवेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज साइन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड बाय, ऑप्शंस हैं कैफीन, मॉर्फिन, स्ट्रैक्निन, कोरामिन। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज साइन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो किसकी टॉक्सिसिटी से हो जाती है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? तो ये मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है। मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी में जो डेथ होती है ना वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से ही होती है। जो मॉर्फिन की लीथल डोज कई बार पूछ लेते हैं, 250 mg है ना, इसकी लीथल डोज होती है मॉर्फिन की। नेक्स्ट चीज़, स्ट्राइकनिन नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन जो होते हैं ये नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए कॉम्पिटेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर?
तो इनमें से कौन सा इसका ऑप्शंस हैं? गैलामिन, सक्सिनाइलकोलिन, डी ट्यूबोक्रेरिन और पेनक्यूरोनियम। तो कौन सा है जो विच वन इज़ नॉट ए कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर? ये नोट को ध्यान रखना होता है अच्छे से, कई बार हम कंफ्यूज समझ में नहीं आता। तो कौन सा है? नहीं है, जो है सक्सिनाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन नहीं है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं। ये ट्यूबोक्रेरिन, गैलामिन, पेनक्यूरोनियम सब कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेंट। सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेंट ऑप्शंस है साल्ब्यूटामोल, नोरेपिनेफ्रिन, एम्फेटामिन, सूडोएफेड्रिन। तो इसका आंसर क्या होगा? सेलेक्टिव बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर स्टिमुलेंट है साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, सार्बिटोल, फॉर्मिटिरोल, बैम्बिटोल ये सब आते हैं इसके अंदर। ये जो सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट जो होते हैं ये अस्थमा में यूज़ करते हैं, ब्रोंको डायलेटर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोंको डायलेटर होते हैं, इनको हम अस्थमा में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 इज एंटीबायोटिक विच एक्ट ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कौन सी एंटीबायोटिक एक्ट करती हैं? ऑप्शंस हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सल्फामिथोक्साजोल। तो इसका आंसर क्या होगा? एंटीबायोटिक जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, मतलब सेल वॉल पे जो एक्ट करती हैं उसमें कौन कौन से नाम आते हैं सेल वॉल के लिए? पेनिसिलिन आती है, सिफेलोस्पोरिन्स आती है, वैनकोमाइसिन आती है, साइक्लोसीरिन आती है, बेसिट्रासिन आती है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या है? पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है ये क्या करती है? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है पेनिसिलिन। तो इसका हो गया पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या है? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट कर देती है पेनिसिलिन। फिर उससे क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो कोई भी मतलब सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये पेनिसिलिन होती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। और इसमें जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये अभी बताया था, ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक के अंडर आता है। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। सल्फामिथोक्साजोल जो है ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होती है। इसको जो ट्राइमिथोप्रिम के साथ कंबाइन करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कोट्राइमोक्साजोल। बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फा। इसमें याद रखना सल्फामिथोक्साजोल है जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड है वो है सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिन। इन दोनों का टी हाफ सेम होता है, 10 आवर्स होता है दोनों का टी हाफ, इसलिए इस सल्फामिथोक्साजोल को ट्राइमिथोप्रिन के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो तो ये वो है कोट्राइमोक्साजोल। ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, सल्फामिथोक्साजोल भी ट्राइमिथोप्रिन भी। लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो कोट्राइमोक्साजोल वो क्या होता है? बैक्टीरिसाइडल होता है। और इनकी कंसर्न जो इसका डोज रेशो ये 5 रेशो होता है इसका, और ट्राइमिथोप्रिन का 1 रेशो होता है, ये भी याद रखना है। next and the last question is the antihypertensive drug contraindicated in asthma patient is। options हैं निफेडिपिन, प्रोप्रानोलोल, लिसिनोप्रिल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आंसर क्या है इसका? अस्थमा के पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मैंने कई बार बता दिया, प्रोप्रानोलोल होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, इसको अस्थमा में नहीं देते। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है अस्थमा में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोप्रानोलोल। और निफेडिपिन क्या? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडिन डेरिवेटिव होता है निफेडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। लिसिनोप्रिल क्या होता है? लिसिनोप्रिल प्रिल वाले होते हैं एसीई यानी इनिबिटर्स होते हैं। क्या होता है? प्रिल वाले एसीई इनिबिटर, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल ये सब क्या होता है? एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। तो एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूछ लेते हैं कौन सा एसी इनिबिटर जो प्रोड्रग है। तो एक बात याद रखनी है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रोड्रग। समझ आ गया? एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एसी इनिबिटर्स क्या होते हैं? प्रोड्रग होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कौन सा एसी इनिबिटर प्रोड्रग है। तो उनमें है तो जैसे ये याद रखना है, इसको छोड़ के कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के सारे के सारे एसी इनिबिटर्स क्या होते हैं? प्रोड्रग होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ओके, थैंक यू।